हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है, हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के टॉप 120 वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ये क्वेश्चंस आपके काफ़ी एग्ज़ाम में रिपीट होते रहे हैं। हालांकि ये सभी क्वेश्चंस आपके हिंदी में दिए गए हैं, पर हम इन्हें इंग्लिश में भी कवर करने की कोशिश करेंगे। आपका पहला पॉइंट है, मिलावे का अधिकतम माप कंक्रीट अवयव की मोटाई का किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी आपसे पूछा है कि आपका जो एग्रीगेट होता है उसका मैक्सिमम साइज कंक्रीट मेंबर की थिकनेस का किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1/2 से लेकर 2/3 के। अगला क्वेश्चन है, और ये आपके काफ़ी एग्जाम में रिपीट भी होता रहता है, कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य यानी कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए किस साइज के मानक क्यूब बनाए जाते हैं। तो बनाए जाते हैं 150 mm के। अगला क्वेश्चन है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य जिसे इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं, इसके आधार पर आईएस कोड जो है आपका 456/2000, उसमें सीमेंट कंक्रीट की कितनी ग्रेड बताई गई हैं। तो आपके आईएस 456/2000 के अनुसार कंक्रीट की 15 ग्रेड बनाई गई हैं। अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए M10 से लेकर M20 ग्रेड की कंक्रीट किस कंक्रीट के अंदर आती है, तो ये आती है आपकी सामान्य ग्रेड के अंदर। अगला क्वेश्चन है, M60 से लेकर M80 ग्रेड की कंक्रीट किस ग्रेड वाली कंक्रीट के अंदर आती है, तो ये आती है हाई स्ट्रेंथ वाली ग्रेड के अंदर। ये सभी आपके वन लाइनर क्वेश्चन हैं, इससे आप लोगों का काफ़ी समय बच जाएगा। अगला पॉइंट है, सभी महत्वपूर्ण कार्य यानी सभी इम्पोर्टेंट वर्क के लिए किसको वरीयता दी जाती है। तो वरीयता दी जाती है डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट को। अगला पॉइंट है, कंक्रीट मिक्सर के लिए मोटे तौर पर पानी की लगभग मात्रा सीमेंट के भार यानी सीमेंट के वेट का तथा जो आपका एग्रीगेट होता है उसके भार का कितनी ली जाती है। तो पानी की मात्रा जो होती है वो सीमेंट के भार का ली जाती है 30%। अगर बात की जाए एग्रीगेट की तो उसके भार के अकॉर्डिंग ली जाती है 5%। अगला पॉइंट है, बालू यानी सैंड। बालू में 5 से लेकर 6% नमी आने पर बालू अपने प्रारंभिक आयतन का कहाँ तक फूल जाती है, यानी उसमें कहाँ तक के बल्किंग होती है। अगर सैंड में 5 से लेकर 6% तक मॉइस्चर कंटेंट होता है तो इसका वॉल्यूम जो है 20 से लेकर 40% तक के हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ यानी कॉलम, डार्ट यानी आर्क तथा भारी धरन यानी हैवी बीम के लिए किस ग्रेड की कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके कॉलम, आर्क और हैवी बीम के लिए M25 जिसका रेशियो होता है 1:1:2 इसका यूज किया जाता है। अगला पॉइंट है आपका, पानी के टैंक, प्रतिधारक दीवारें, पूर्व निर्मित अवयव, पुल इत्यादि के लिए किस ग्रेड की कंक्रीट का यूज किया जाता है। तो आपके जो वाटर टैंक होते हैं, रिटेनिंग वॉल होती है और आपके प्री स्ट्रेस मेंबर, पुल इत्यादि के लिए M20 ग्रेड की कंक्रीट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्माबंदी यानी फॉर्म वर्क हटाने की अवधि किस पर निर्भर करती है। तो फॉर्म वर्क हटाने की अवधि सीमेंट के प्रकार
यानी टाइप ऑफ सीमेंट अवयव की स्थिति व वायुमंडलीय दशा पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट है, फर्माबंदी के दौरान तापमान किससे कम नहीं होना चाहिए। तो जब भी फॉर्म वर्क होता है तो उस दौरान तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, धरन की तली यानी बीम के बॉटम के पटरे को हटाने की अवधि किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो बीम के बॉटम के जो पटरे होते हैं उन्हें हटाने की अवधि 7 दिन से कम नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, स्लेब की तली यानी स्लेब के बॉटम के पटरे को हटाने की अवधि किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ये कम नहीं होनी चाहिए 3 दिन से। नेक्स्ट पॉइंट है, कंक्रीट दीवार स्तंभ से ऊर्ध्वाधर पटरे यानी कॉलम के जो वर्टिकल पटरे होते हैं उन्हें हटाने की अवधि किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इन्हें हटाने की अवधि 24 से लेकर 48 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, जो आपकी रैकिंग सोर होती हैं प्रायः भूमि से किस एंगल पर लगाई जाती हैं। तो जो आपकी रैकिंग सोर होती है ये लगाई जाती हैं भूमितल से 30 से लेकर 75 डिग्री तक। अगला पॉइंट है, सीमेंट के भंडारण के 3 महीने बाद सामर्थ्य में कमी तथा 2 वर्ष बाद सामर्थ्य में कमी कितनी हो जाती है। यानी सीमेंट लाकर गोदाम में भर दिया गया है तो 3 महीने बाद उसकी स्ट्रेंथ में कमी कितनी होगी, वो होगी 20%। वही 2 वर्ष बाद सीमेंट की स्ट्रेंथ में कमी हो जाएगी 50%। सीमेंट भंडारण हेतु गोदाम का फर्श सामान्य भूमितल से कितनी ऊपर स्थित होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 45 सेंटीमीटर ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है, सीमेंट के बोरों को दीवार से कम कितनी दूरी पर रखना चाहिए। तो दीवार से सीमेंट के बोरे जो हैं वो कम से कम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होने चाहिए, लगभग 1 फुट। अगला क्वेश्चन है, एक लोट यानी एक चट्टे में अधिकतम कितने बोरी सीमेंट रखना चाहिए। तो एक चट्टे में मैक्सिमम 15 बोरी सीमेंट रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कंक्रीट बनाने के लिए इसके संघटकों को निर्धारित अनुपात में मापने की क्रिया घान मापन या बैचिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, एक बोरी सीमेंट का भार कितना होता है। तो एक बैग सीमेंट का वेट होता है 50 किलोग्राम। अगर बात की जाए इसके आयतन की यानी वॉल्यूम की तो वो होता है 35 लीटर यानी 35 लीटर। अगला क्वेश्चन है, जब कंक्रीट को हस्त मिश्रित विधि यानी जब कंक्रीट को हैंड मिक्स मेथड द्वारा मिलाया जाता है तो कंक्रीट में कितने प्रतिशत अधिक सीमेंट मिलाया जाता है। तो मिलाया जाता है 10% अधिक। कंक्रीट की यांत्रिक कुटाई यानी कंक्रीट की मैकेनिकल कंप्रेशन अपनाने से कितने प्रतिशत सीमेंट की खपत कम हो जाती है। तो 15% सीमेंट की खपत कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कंक्रीट सतह पर पड़े उभारों व गड्ढों को समतल करना यानी प्लेन करना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है स्क्रीडिंग। कंक्रीट में गुरमाल समतल संक्रिया किसके बाद की जाती है। तो ये की जाती है स्क्रीडिंग के बाद। अगला क्वेश्चन है, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट से बनी कंक्रीट की तराई कब तक करनी चाहिए। तो आपकी जो ओपीसी सीमेंट होती है उसकी तराई न्यूनतम 7 दिन करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शीघ्र कठोरी सीमेंट यानी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से बनी कंक्रीट की तराई कब तक की जाती है।
तो ये की जाती है 4 से लेकर 7 दिन तक। नेक्स्ट पॉइंट है कंक्रीट की 28 दिन की तराई पर कंक्रीट में कितने प्रतिशत सामर्थ्य उत्पन्न होती है। तो कंक्रीट के 28 दिन की क्यूरिंग में कंक्रीट में 90% स्ट्रेंथ जनरेट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है जिप्सम को किसके अंतर्गत नहीं लिया जाता है क्योंकि यह सामान्य सीमेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है।